कोरोना की बढ़ती रफ्तार और सख्ती करेगी प्रदेश सरकार। कई जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू। क्या लॉकडाउन पर भी हो रहा विचार? कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के साथ प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती का दूसरा दौर भी शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 1423 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद कई जिलों में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने संकेत दिए हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि संक्रमण की यही स्थिति रही तो लॉकडाउन पर विचार हो सकता है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े और प्रतिशत चिंताजनक है। सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं, अगर कहें तो लॉकडाउन क्योंकि हुए हैं और दुनिया में हुए हैं तो लॉकडाउन आज भी हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर दुनिया ने ये अनुभव किया है कि ये हल नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति बन गई तो मान लीजिए कि पिछले कल का जो आंकड़ा है कम टेस्टिंग का, दुर्ग का 45.94 दिखा रहा है पॉजिटिविटी, 46 कि हर 100 में से करीब करीब हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। पर क्योंकि टेस्टिंग कम, ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो लॉकडाउन के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर शहरी इलाकों में देखा जा रहा है, तो प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों के बारे में ट्वीट कर बताया है कि जहां मरने वालों का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। कोरोना की वजह से इस कैटेगरी में 18 राज्यों को रखा गया है। इनमें 15वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है। इस औसत की गणना प्रति 10 व्यक्तियों में हो रही मौत पर की गई है। देश का औसत 117 है, छत्तीसगढ़ 138 और दिल्ली का औसत 588 है। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में अब तक 4096 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुर्ग जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कि आज रायपुर और दुर्ग जो है वो चरम सीमा पे खड़ा हो गया कोरोना का। आज ये कोरोना का छत्तीसगढ़ के लिए एक सेंटर बन गया है कि अगर कोई रायपुर आएगा तो और दुर्ग जाएगा तो भिलाई जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया और बैठक लेकर कहा कि रात के कर्फ्यू लगेगा। अधिकारी को मालूम नहीं है कि रात के कर्फ्यू लगना है कि नहीं लगना है। उसके पास में ना किसी प्रकार का आदेश है। तो अधिकारी जिसको व्यवस्था कायम करना है उसी को नहीं मालूम है कि मुझको करना क्या है। ये एक छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए स्वयं जनता को तैयार होना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये सरकार जो है वो असहाय हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से पैर पसार रही है। लोग संक्रमित हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। ऐसे में एक बार फिर सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। एहतियात के तौर पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का मन भी बना लिया है ताकि बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना की दूसरी पारी। जी हां, कोरोना पिछले साल हमने देखा, पहले संभले, बाद में खतरनाक स्थिति भी आई सितंबर जैसी, और उसके बाद फिर सब कुछ कंट्रोल होता दिखा। तो मार्च का महीना एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के लिए खराब स्थिति लेकर आया। लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा और सबसे बड़ी बात, चिंता इस बात की है कि मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा। ये चीज़ें चिंता बढ़ा रही हैं। क्यों आखिरकार इन हालातों तक छत्तीसगढ़ पहुंच गया? क्या आगे होना चाहिए? बहुत सारे सवालिया निशान लोगों के जहन में है। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ बिलासपुर सांसद अरुण साहू जी भी हैं। बहुत स्वागत आपका भी। सिंहदेव जी, लगातार मार्च का महीना आंकड़ों में वृद्धि कर रहा है और सबसे बड़ी चिंता की बात है मौतों का आंकड़ा बढ़ना। आपकी नज़र में क्या इसके पीछे वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आखिरकार मौतें छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो रही हैं? इसमें एक संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मार्च के महीने में संक्रमण की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो मार्च के महीने में ही अकेले संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 40,000 से ऊपर है। ये सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ। 30,000 से ऊपर होगी ये संख्या। इनमें से जो लेट आ रहे हैं उपचार के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ के बीच में एक गिरता हुआ कोरोना का प्रभाव
जिसमें लोगों को ये लगा कि अब कोरोना चला गया। इसमें सावधानी कहीं ना कहीं लोगों ने चूक की। मैं स्वयं भी कोरोना से प्रभावित हुआ, हालांकि मैं काफ़ी एहतियात बरतता था। तो ये सारी बातें हैं कि अगर कोरोना आप तक पहुंच रहा है और फिर उपचार में या तो देरी या लक्षण अगर गंभीर होते हैं तो डॉक्टरों तक पहुंचने में अगर देरी हो रही है, तो ये बढ़ते हुए मृत्युओं का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण यहाँ पर बना। अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ की स्थिति पहले बहुत अच्छी थी और अब बिगड़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर छत्तीसगढ़ को बता दिया है। आपके जहन में क्या है, क्यों इस तरीके के हालात बिगड़े हैं? बिलासपुर में भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। जिस तरह से मार्च के महीने में जिस तरह से तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और मौत के आंकड़े बढ़े हैं, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और राज्य सरकार को जमीनी स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए, राज्य स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का उपयोग लोग करें, इसके दिशा में जो ठोस कार्रवाई और कदम उठाने चाहिए थे राज्य सरकार ने, राज्य सरकार की ओर से ढिलाई हुई तो लोगों को पूरी स्वतंत्रता मिल गई और लोग निश्चिंत हो गए। तो राज्य सरकार को जब तक जमीनी स्तर पर आकर लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक ये स्थिति सुधरेगी नहीं। और जो गंभीर और भयावह स्थिति आज है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी चिंता का विषय है और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। आज मैंने कई वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा भी किया। वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों को जितने पैमाने पर आना चाहिए वो आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी जमीनी अमला जो है उस दिशा में काम नहीं कर रही है। कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हमारा जो जमीनी अमला है वो सजगता से, सक्रियता से काम करे, उनको काम करने की प्रेरणा मिले, तो लोग वैक्सीनेशन सेंटर में भी तेजी से आएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर की तैयारियां अच्छी है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, हमारी टीम वहां पर लगी हुई है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारियों में कमी है। हमारी जमीनी अमला, हमारे जमीन में काम करने वाले लोग हैं धरातल पर, उनको हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सिंहदेव जी, ये बात बार बार आती है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। आज लगभग नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति कई जिलों में लागू की गई है। क्या हालात अगर इसी तरीके से बढ़े तो लॉकडाउन भी कोई ऑप्शन होगा? इस पर भी एक बार हम फिर जा सकते हैं? अगर चर्चा के विषय में हम चर्चा के रूप में अगर इस बात को लेते हैं, थ्योरेटिकल जिसको बोलते हैं, तो थ्योरेटिकल संभावना में लॉकडाउन के लिए जरूर विचार की बात की जा सकती है। लेकिन दुनिया का जो अनुभव है, ये अनुभव यही कहता है कि लॉकडाउन ने कोरोना को समाप्त नहीं किया। क्षणिक रोकाभार जरूर होगा। आप देखें कि देश में भी सबसे बड़ा दुनिया का लॉकडाउन, चाइना के बाद, अमेरिका के बाद अगर सबसे बड़ा लॉकडाउन बहुत कड़ाई से लागू हुआ था तो भारत में हुआ था, भारतवर्ष में, हमारे देश में हुआ था। और उसके बाद परिणाम क्या है, सितंबर में वो बढ़ा। तो कोरोना इससे समाप्त नहीं होता। और जो विचारक हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ अगर आपने लॉकडाउन किया, कोरोना को कुछ दिन के लिए आप रोक सकते हैं, न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी जाएगी, उनके परिवार को देख रेख की बात कौन करेगा, देश के बड़े अर्थव्यवस्था पे भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इनके बीच में जो हल है, क्योंकि आपने लॉकडाउन कर दिया तो रोजी रोटी गई, ये शर्तिया रोजी रोटी चली जाएगी। लेकिन अगर आपने लॉकडाउन नहीं किया और लोग एहतियात बरतते हैं तो काम भी हो सकता है और कोरोना पे भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो लोगों की सहयोग, लोगों से अपील लगातार हो रही है। कहीं ना कहीं ये बात की गिरता हुआ मार्च महीने के ही पहले सप्ताह में पॉजिटिविटी 100 में 1 से थोड़ी कम हो गई थी, 0.99, 1 ही मान लें उसको, 1 पे उतर आई थी और अब चढ़ के वो 8 पार कर रही है। आज का आंकड़ा देखें क्या आता है,
ये 8 के नीचे रहता है कि 10 के आसपास पहुंचता है। तो तेजी से संक्रमण बढ़ा है, इसमें दो बात नहीं है। अपनी तरफ से शासन ने हमेशा ये प्रयास किया है कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं, पर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को भी लेके भी अगर लोगों के मन में ये बात आती है कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, पहले डरते थे कि कहीं विपरीत प्रभाव ना पड़े, अब करोड़ों लोगों को लग गया तो ये बात आ रही है सामने कि नहीं, इसमें कोई ऐसे डर की बात नहीं है वैक्सीन लेने का, पर साथ में ये बात आती है कि इसका प्रभाव कितना होगा। तो ये लोगों को लगातार हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मान के चलिए कि 100% के जितना करीब हो सकता है जिन्होंने वैक्सीन लिया और वैक्सीन लगाने के पहले डोज और दूसरे डोज का एहतियात बरता, उनमें इम्यूनिटी अगर आ जाती है तो जिनने वैक्सीन लिया उसमें से 70-80% लोगों को जिनको इम्यूनिटी आ जाएगी, उनको कोरोना का प्रभाव होगा भी तो गंभीर नहीं होगा और मृत्यु की स्थिति नहीं बनेगी। तो गंभीर लक्षण वाला कोरोना और मृत्यु की स्थिति कोरोना से ये वैक्सीन लगने के बाद नहीं बनेगी। लगातार लोगों को हम लोग जानकारी दे रहे हैं। और वैक्सीनेशन की भी स्थिति, बीच में एक समय आया था जब ऐसे संकेत मिल रहे थे कि वैक्सीन की उपलब्धता कितनी हो पाएगी, तो क्या थोड़ा स्लो किया जाए वैक्सीनेशन प्रोग्राम। बहरहाल हम लोगों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसी रफ्तार से रखने का प्रयास किया और होली के पहले 27 तारीख को 1,14,805 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। और इसको टारगेट को हमने अभी 2 लाख का रखा है कि 2 लाख वैक्सीनेशन प्रति दिन कम से कम होने चाहिए। अप्रैल महीना के अंदर पहला डोज ये 45 साल से ऊपर के जितने हमारे नागरिक हैं सबको लग जाए। ऐसे लक्ष्य को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सफलता उसमें मिलेगी। करीब 250 तक वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या को बढ़ा के वहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जी, गांव तक पहुंच रहा है संक्रमण, जी, गांव तक वहां पर कुछ जगहों पर पहुंच चुका है। तो क्या माने कि ये संक्रमण अभी और बढ़ेगा? राजनांदगांव में स्थिति काफी चिंताजनक है, बेमेतरा में काफी चिंताजनक है। जी, मेरे ख्याल से अभी जो संकेत आ रहे हैं ये अभी घटता नहीं दिख रहा। 30% से ऊपर, कल के तो आंकड़े नहीं, उसको आधार मान के चलना चाहिए, क्योंकि कल तो 45.94% दुर्ग का आया है और 64.53% रायपुर का आया है। तो ये कम लोगों को, टारगेटेड लोगों को जिनके लक्षण हैं उन्हीं की टेस्टिंग की गई होगी। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा प्रतिशत तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। आज का जो आंकड़ा आएगा ये हम लोगों को सही स्थिति बताएगा और उसके अनुरूप फिर कलेक्टर्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप कंटेनमेंट जोन बनाइए। पूरे शहर को एक साथ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जिन क्षेत्रों में आपको दिख रहा है, उदाहरण के लिए 60 वार्ड अगर राजनांदगांव में हैं, दुर्ग में हैं, तो दुर्ग के 60 वार्डों में आज ही अरुण जी के साथ और सीएमओ साहब से बात हो रही थी। मैंने कहा ये व्यवस्था बनाइए, कलेक्टर साहब से भी बात करिए, मैं भी लगातार उनसे संपर्क में हूँ। तो कंटेनमेंट जोन बनाइए जो बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। बहुत कम है तो ज़्यादा बड़ा एरिया उसमें बंधन में आ जाएगा, आना जाना रुकना सारी गतिविधियां रुक जाएंगी, और बहुत बड़ा होगा तो उसको देखरेख करना मुश्किल हो जाता है। 60 वार्ड हैं और 60 कंटेनमेंट जोन बना दिए तो शायद उतने की आवश्यकता भी ना हो और देखरेख करने में दिक्कत हो सकती है, मैन पावर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके बीच में रास्ता बनाने के लिए लगातार प्रतिदिन लगभग हम लोग संपर्क में हैं और व्यक्तिगत तौर पे विभाग लगातार संपर्क में रहता है। जी अरुण जी, ये प्रयास जो सिंहदेव जी ने बताया, क्या आप लोगों को अपर्याप्त लगते हैं? सरकार ज़मीनी स्तर पर कंटेनमेंट जोन या तमाम उपाय कर रही है, आप लोग क्रिकेट मैच को इसकी एक बड़ी वजह बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जब अनुमति दी गई तब कंट्रोल में था। देखिए, वास्तव में जो मार्च के महीने में तेजी से बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं सरकार ने ढिलाई दी और ढिलाई देने के कारण संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा। जब एक समय नियंत्रण में था तो इतना तेजी से बढ़ने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आपने जो उदाहरण बताया, अभी शराब दुकानों में जिस प्रकार से बेला लगा, ये सब कारण है जिसके कारण से इतना तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ा। शराब दुकानों का देखा हमने पिछले 5-7 दिनों में
किस प्रकार से वहां पर मेला लगा था शराब की दुकानों में। एक तरफ धारा 144 आपने लगा रखी है, लेकिन कहां पर लगा रखी है, कहां उसका एग्जीक्यूशन हुआ, किस तरह से उसका पालन कराया गया धारा 144 का। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ढिलाई बरती, सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। वो इसका कारण है कि इतना तेजी से भयावह स्थिति में मार्च के महीने में कोरोना का संक्रमण बढ़ा। आज हमारे TSC देव साहब जो बता रहे हैं आंकड़े 50%, 64%, ये तो यानी चौंकाने वाला है और बड़ा दर्दनाक आंकड़ा है ये। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता आज बेहाल हो रही है, परेशान हो रही है, और कहीं ना कहीं सरकार को अब भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अरुण जी, एक तर्क यहाँ पर दिया जाता है कि अभी दूसरा स्ट्रेन कई और राज्यों में भी आया है। जहाँ तक शराब दुकान की बात है, ढिलाई की बात है, ये ढिलाई तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी से भी चालू थी, तब संक्रमण नहीं बढ़ा, मार्च में ही बढ़ा। सरकार का कहना है कि ये और भी कई राज्य इसकी चपेट में आए हैं, तो सेकेंड वेव ही आई है पूरे देश में। देखिए, अब बिना कोई कारण के तो बढ़ेगा नहीं। यदि हमने प्रॉपर मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन हुई, सैनिटाइजर का उपयोग हुआ, तो ये तो बचाव के उपाय थे। और उसके बाद भी यदि जिस तेजी से बढ़ा है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ढिलाई हुई, ठोस कदम नहीं उठाए गए संक्रमण रोकने के, और संक्रमण रोकने के ठोस नहीं उपाय हुए, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर आया। और रोकने के उपाय नहीं हुए मतलब सरकार की ओर से बरती गई ढिलाई। और जब पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, धारा 144 आपने बहुत बाद में लगाया, जब दुर्ग की भयावह स्थिति हुई, रायपुर की भयावह स्थिति हुई, और अब तो धीरे से गांव तक चला गया है, सुदूर अंचलों में भी ये बढ़ गया है। और इसलिए कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और सरकार ने लिया भी तो जमीनी अमले तक उस काम को हम फैला नहीं पाए, जमीनी अमलों को हम एक्टिवेट नहीं कर पाए, जमीनी अमला जमीन पे काम नहीं कर दिखा पाई। और इसलिए सरकार ने जो भी किया होगा मंत्रालय के स्तर पर, वो नीचे उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ, और इसलिए इतने भयावह स्थिति आई है। अन्य राज्य भी हैं जहां पर संक्रमण नियंत्रण में है। सिंहदेव जी, और मेडिकली इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, ICU की बेड बहुत तेजी से फुल हो रहे हैं। क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, वेंटिलेटर से लेकर बेड तक ऑक्सीजन युक्त? एक सीमा के आगे अगर देखेंगे, ये पहला दौर आया था उस समय भी मैंने यही बात कही थी, एक सीमा से आगे अगर केस आएंगे तो ना केवल छत्तीसगढ़, ना केवल भारतवर्ष, दुनिया में कोई भी देश के पास व्यवस्था नहीं रहेगी। और ये हमने देखा भी पूरे दुनिया में कि उनकी व्यवस्थाएं भी सब टूटी थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं आई थी, और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं अभी भी कि किसी भी स्थिति में इसको नियंत्रण में रखेंगे। ICU बिस्तरों की जो स्थितियां हैं, बड़े अस्पतालों में जिनके नाम ज़्यादा हैं वहाँ पर पेशेंट्स पहले आना चाहते हैं, दबाव रहता है। उदाहरण के लिए एम्स का, तो वहाँ बिस्तर भर गए हैं। हम लोगों ने उनसे चर्चा की है, निवेदन किया है कि अगर 500 बिस्तर तक की व्यवस्था वहाँ एम्स में कर सकें तो बाकी उपचार भी हो रहा है। तो डायरेक्टर साहब ने बताया, जिनका भरपूर सहयोग रहा है, कि बाकी उपचार फिर प्रभावित होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कितना कर सकेंगे। लेकिन आखिर एम्स की भी एक सीमा होगी, 500 से ज़्यादा तो वहाँ भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक मेकाहारा की बात है, अन्य जिला अस्पतालों की बात है, यहाँ पर व्यवस्थाएं हम लोगों ने बना के रखी हैं। और लेकिन मैं ये फिर से कहूँगा कि एक सीमा के अंदर अगर केसेस 10,000 केस आ गए गंभीर, तो छत्तीसगढ़ क्या कहीं भी नहीं संभल सकता। हमने दिल्ली में देखा, हमने मुंबई में देखा, जो छत्तीसगढ़ की तुलना में कहीं ज़्यादा स्वास्थ्य की सेवाओं में वहाँ पर विकास है। तो एक सीमा अगर पहुँचेगी तो वो दिक्कत आएगी ज़रूर। फिर बहरहाल
कोरोना के लिए जो अभी तक बात वैश्विक स्तर पे आई है कि दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा सहायक हुई हैं, वेंटिलेटर बनस्पत, ऑक्सीजन की उपलब्धता, और दूसरा जो हम दवाई लेते हैं स्टेरॉइड्स। तो ये दो चीज़ें हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं, और यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ऑक्सीजन के संबंध में 24 जगह हम लोगों ने स्वयं ऑक्सीजन निर्माण की इकाइयां हम लोगों ने स्थापित करने की पहल की थी। 24 में 4 केंद्र सरकार ने कहा था कि हम देंगे, वो आ जाएगी राशि, ठीक है, अभी समय कुछ बीत जरूर गया है, हम लोग संपर्क में हैं, तो वहाँ भी उनने 4 जो चिन्हांकित किए थे उनकी राशि से वहाँ काम चालू हो जाएगा। शेष 20 जगहों में से 14 जगह प्लांट चालू हो चुके हैं, और जगह भी एक एक करके ये प्लांट चालू हो जाएंगे। और बाजार से सिलेंडर में जो आता है वो अलग से वैकल्पिक व्यवस्था है। तो ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ रहेगी, और छत्तीसगढ़ सरकार का ये पूरा संपूर्ण प्रयास रहेगा कि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। आईसीयू बिस्तर एक सीमा है, लेकिन आइसोलेशन वार्ड्स इत्यादि में जहां हर व्यक्ति उतनी गंभीर स्थिति में नहीं होते, ऑक्सीजन की व्यवस्था उनके लिए समय पे हो जाए, ये जरूरी है। और होम आइसोलेशन के लिए भी पहले भी हम लोगों ने प्रचारित किया था कि थोड़ा भी ऐसे कोई कोमॉर्बिडिटी हो, और फिलहाल अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, SpO2 लेवल, आपका ऑक्सीजन लेवल गिरा हुआ नहीं भी है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूर घर में छोटा बिल्कुल आप रखिए, उसका उपयोग कर सकें, अस्पताल पहुंचने तक देरी की स्थिति ना आए। तो ये व्यवस्थाएं अभी हम लोगों ने करके रखी हैं, एक सीमा के अंदर। तो उम्मीद है हमारी तैयारी है, अभी भी बिस्तर उपलब्ध एक बार हैं, पहले छत्तीसगढ़ में देखेंगे कंट्रोल में किया गया था, वैसे ही कंट्रोल हम इस बार भी कर पाएंगे। उम्मीद है कि जैसा आप बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, अवेयरनेस भी लोगों में फैलाई जा रही है, और जागरूक करने के साथ साथ मेडिकल लेवल पर अपनी तैयारियां हैं वैक्सीनेशन में। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वापसी हुई है, ये उसकी दूसरी पारी है, लोगों को संभल कर रहना होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों के कंधों में है, वो अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा रखें। सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, उनको ध्यान से सुने, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन से काफ़ी हद तक आप सुरक्षित हो जाते हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।